हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संजय यादव ने कहा, मोदी के न्यू इंडिया में फ्रॉड करने वालों को सजा देने के बजाय सम्मानित किया जाता है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, जो कुछ भी है, लेकिन ये सच है कि अरबों की हेराफेरी वाले घोटालेबाजों की एक तस्वीर पीएम मोदी के साथ जरूर मिल जाएगी। हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर सीबीआई ने नकेल कसना शुरू किया। उन पर पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के प्रमोटर बीएन धूत के साथ मिलकर अरबों के धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इस मामले के तुल पकड़ने के साथ साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर चंदा कोचर के साथ वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी और चंदा कोचर किसी गिफ्ट की लेन देन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि ये संयोग हो सकता है, लेकिन है दिलचस्प। भारत का जो भी घोटालेबाज पकड़ा जा रहा है या भाग रहा है, उसकी कम से कम एक फोटो नरेंद्र मोदी के साथ जरूर है। ये है आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर, मेहुल भाई, नीरव मोदी, संदेशरा वगैरह तो हैं ही। ऐसी ही एक तस्वीर आरजेडी नेता संजय यादव ने शेयर की, जिसमें न सिर्फ चंदा कोचर और पीएम मोदी थे, बल्कि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। संजय ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, नए भारत में फ्रॉड करने वालों को सम्मानित किया जाता है बजाय सजा देने के। अरुण जेटली से याद आया कि वो अमेरिका में इलाज करा रहे हैं, बीमार है, बावजूद इसके वो चंदा कोचर पर सीबीआई की कार्रवाई से तिलमिला गए। उन्होंने अमेरिका से ट्वीट कर सीबीआई को दुस्साहस न करने की धमकी दी थी। कांग्रेस का कहना था कि जेटली सीबीआई को डरा धमका रहे हैं। ये वही जेटली हैं जिन्होंने देश छोड़कर भागे भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से मुलाकात की थी, वो भी उसके भागने से चंद लम्हे पहले। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री ने कहा, जेटली जी को मंत्री पद छोड़कर चंदा कोचर के लिए वकालत करनी चाहिए। चंदा कोचर मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की दखल के बाद वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने ट्विटर पर भाजपा मंत्री के हवाले से लिखा, एक वरिष्ठ बीजेपी मंत्री का कहना है कि अरुण जेटली चंदा कोचर केस में जांच को लेकर ब्लॉग नौटंकी कर रहे हैं। अगर उन्हें जांच से इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें मंत्री पद छोड़कर कोचर एंड कंपनी के लिए वकालत करनी चाहिए। आखिरकार वो बेहतर वित्त मंत्री होने के बजाय एक बेहतर वकील हैं। चंदा कोचर केस में केंद्रीय मंत्री सीबीआई पर दबाव बनाने वाला ट्वीट करता है। उसके ठीक 2 दिन पहले सीबीआई के एक अफसर को हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। दरअसल धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर बीएन धूत के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज होने के एक दिन बाद ही अमेरिका में इलाज करा रहे बीमार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर सीबीआई को दुस्साहस से बचने की नसीहत दी थी। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री जांच एजेंसी को डरा धमका रहे हैं और सीबीआई पर दबाव डाल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली में सीबीआई के बैंकिंग एंड सिक्योरिटी विभाग में तैनात रहे एसपी सुधांशुधर मिश्रा ने 22 जनवरी को चंदा कोचर, दीपक कोचर और बीएन धर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके एक ही दिन बाद एसपी सुधांशुधर का तबादला रांची के सीबीआई अपराध शाखा में कर दिया गया। क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए के लोन के बदले तत्कालीन आईसीआईसीआई बैंक सीईओ और एमडी रही चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फायदा पहुंचाने के आरोप का मामला है। इस दिए गए लोन यानी 3,250 करोड़ का 2,810 करोड़ रुपया चुकाया नहीं गया और वीडियोकॉन के खाते को एनपीए की लिस्ट में डाल दिया गया। वीडियोकॉन के प्रमोटर वीएन धूत ने साल 2008 में चंदा कोचर और दीपक कोचर और उनके 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। उसके बाद इस कंपनी को उनके ही एक कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। उसके बाद लोन देने वाली कंपनी का मालिकाना हक सिर्फ 9 लाख रुपए में एक ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया गया, जिसके प्रमुख दीपक कोचर हैं, जो कि चंदा कोचर के पति हैं। भाजपा के सहयोगी एलजेपी ने चुनाव आयोग से पहले बताया इलेक्शन शेड्यूल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए शेड्यूल का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। अब सवाल यह है कि ये जानकारी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के पास आई कहां से। ये जानकारी तो सिर्फ चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए, जो एक स्वतंत्र संस्था है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक
लोजपा के बिहार अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सत्तारूढ़ सहयोगी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी की होने जा रही एक रैली के बारे में बात करते हुए कहा, हम इस रैली को 3 मार्च को करने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग 6 से 10 मार्च के बीच चुनाव की घोषणा कर सकता है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की गतिविधियों की जानकारी बीजेपी और इसके सहयोगियों को कैसे मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि चुनाव के लिए शेड्यूल की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इस हाल में कोई भी नई योजना की घोषणा सरकारें या नेता नहीं कर सकते। ये पहली बार नहीं है जब एनडीए को चुनाव आयोग की अंदरूनी खबर लगी हो। इससे कुछ महीने पहले हुए कर्नाटक चुनाव की चुनावी तारीख की घोषणा बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से पहले कर दी थी। काफ़ी फजीहत के बाद मालवीय ने ये ट्वीट डिलीट किया था। लेकिन ये सारी बातें अपने आप में चिंता का विषय है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं और स्वतंत्र संस्थाओं की अंदरूनी बातें इस तरह से सरकार या उससे जुड़े लोगों के पास पहुंचाना वाकई खतरनाक है। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से चुनाव आयोग और पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है, चाहे ईवीएम का मामला हो या तारीखों की शिफ्टिंग का। चुनाव आयोग की गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग चुनावों की तारीख सत्ताधारी दलों के राय से तय करता है? अगर नहीं तो फिर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को चुनावी तारीखों की जानकारी पहले कैसे हो जाती है? जेएनयू मामला पुलिस के गवाहों में 14 एबीवीपी और 4 जी न्यूज के कर्मचारी, क्यों झूठ को सच बना रही है पुलिस? जेएनयू मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट यानी आरोप पत्र में आरोपियों के खिलाफ जिन गवाहों के नाम हैं उनमें 14 का ताल्लुक भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी से है और 4 गवाह बीजेपी के करीबी माने जाने वाले मीडिया संस्थान जी न्यूज के हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खास पड़ताल में ये बात उजागर की है। अखबार की पड़ताल बताती है कि इस चार्जशीट में कुल 77 गवाह बनाए गए हैं, जिनमें जेएनयू के 14 छात्र, जी न्यूज के 4 कर्मचारी, 24 पुलिस वाले और दूसरे गवाहों में फैकल्टी मेंबर्स, मोबाइल ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी व दूसरे विभाग के स्टाफ शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 2016 में हुए जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस पर शुरू से ही मोदी सरकार को खुश करने और उसके इशारे पर काम करने के आरोप लगते आए हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। उसने 3 साल बाद जनवरी 2019 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, जो लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले दायर किया गया। ऐसे में चार्जशीट में उन लोगों के नाम भी होना जो खुद बीजेपी से संबंध रखते हैं, कहीं न कहीं फिर से दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। हालांकि पुलिस ने चार्जशीट को लेकर दिल्ली सरकार की इजाजत नहीं ली थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए चार्जशीट अनसुना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 10 दिन की मोहलत कोर्ट से मांगी थी ताकि वो दिल्ली सरकार की अनुमति ले सके। दरअसल 9 फरवरी साल 2016 में जेएनयू में तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिबार्न भट्टाचार्य समेत कई पर देश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप है, जिसको लेकर पुलिस ने कन्हैया, उमर समेत 10 के खिलाफ कोर्ट में 3 साल बाद जनवरी 2019 में चार्जशीट दायर की, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए उस वक्त सुनवाई से मना कर दिया था। राहुल गांधी का बड़ा वादा, 2019 में सत्ता में आते ही हर गरीब को देंगे न्यूनतम आय ताकि कोई भी भूखे पेट न सोए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का खुमार जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। इसको भांपते हुए राहुल भी लोगों के पास जाने और उनकी दुखती नब्जों को टटोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगर 2019 में आती है तो वो हर गरीब को न्यूनतम आय देंगे। राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है, उसके पास नौकरियां नहीं हैं। राहुल ने बस इसी का फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ में ये ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा, जब हमारी सरकार 2019 में आएगी तो हम हर गरीब को न्यूनतम आय देंगे। ये हमारा वादा है। हम ऐसा वादा कर रहे हैं जो दुनिया में किसी भी सरकार ने पहले नहीं की। हम चाहते हैं कि देश में कोई भी बेरोजगार ना हो, भूखे पेट ना सोए। हम हर गरीब को न्यूनतम आय देंगे। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम 100 दिन की रोजगार गारंटी लेकर आए थे, हमने आरटीआई दिया, हम फिर से सत्ता में आएंगे और हर गरीब को न्यूनतम आय देंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले राहुल गांधी, मोदी जी देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, एक राफेल वाले बड़े उद्योगपतियों का हिस्सा और दूसरा गरीब मजदूर किसानों का हिस्सा। राहुल गांधी का हर गरीब को न्यूनतम आय देने का ऐलान उस रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा सकता है जो कहती है कि मोदी राज में देश में साल 2018 में 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, जिसमें करीब 96 लाख लोग गाँव वाले इलाकों के हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।